अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, अभिविन्यास समवयवता। ओके, तो देखो बच्चों, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस आइसोमर कन्वर्जन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें आइसोमर कन्वर्जन एक सफिशिएंट एनर्जी की प्रेजेंस में होता है। ऐसे में जो आइसोमर्स हैं वो एनर्जी में काफी डिफर होते हैं, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में इन आइसोमर्स को सुटेबल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। समझ गए ना कि ये जो आइसोमर्स होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, इनकी एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस जो है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये एक रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। समझ गए ना? तो यही मैंने यहां पर डिफाइन किया है कि द आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर इंटरचेंज इनटू वन अनदर बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। Therefore, isomers can be separated by suitable method, resolvable होते हैं and having finite number of isomers। समझ गए बच्चों कि इसमें जो आइसोमर्स बनेंगे वो फिनिट नंबर में होंगे, निश्चित संख्या में होंगे, और यहां पर मैंने लिखा है कि ये रिजॉल्वेबल होते हैं, मींस एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो समझे बच्चों कि वह समवयवता जिसमें समवयवियों का अंतर जो परिवर्तन है एक सफिशिएंट एनर्जी, एक उचित ऊर्जा की उपस्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले बंध टूटते हैं फिर नए बंध बनते हैं, तब आइसोमर कन्वर्जन होता है, समवयवियों का अंतर रूपांतरण होता है। तो ऐसी समवयवता को हम बोलते हैं अभिविन्यास समवयवता। इसमें ये जो समवयवियों का रूपांतरण है, इंटर कन्वर्जन जो है, ये एक सफिशिएंट एनर्जी की उपस्थिति में होता है, उचित ऊर्जा की उपस्थिति में होता है। तो ये जो समवयवी है बच्चों, ये ऊर्जा में काफी अंतर रखते हैं, और ये ऊर्जा कमरे के ताप पर अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में समवयवियों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है किसी उचित विधि से। यही मैंने लिखा है कि वह समवयवता जिसमें समवयवियों का अंतर रूपांतरण ऊर्जा की उपस्थिति में बंध वियोजन और बंध निर्माण द्वारा होता है, और समवयवियों का पृथक्करण किसी उचित विधि से हो सकता है, तथा समवयवियों की संख्या निश्चित होती है, तो उसे बोलते हैं अभिविन्यास समवयवता। आप देखोगे इसमें टू टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। एक है जियोमेट्रिकल ज्यामितीय समवयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवयवता। ये दोनों समवयवताओं से ही पूरी लगभग 75% यूनिट बनती है। तो हम इन दोनों को सेपरेट, अलग अलग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ताकि छोटी से छोटी भी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही कोई डाउट रह जाए। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसके फर्स्ट टाइप पर, और ये है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समवयवता। तो देखो बच्चों, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये रोटेशन रिस्ट्रक्टेड सिस्टम RRS मींस C डबल बॉन्ड C
C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N या फिर रिंग, इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण मिलती है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए ना? एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम मींस जहां पर डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N या रिंग को भी डबल बॉन्ड जैसा माना जाता है। इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक सीमित घूर्णन, एक लिमिट तक ही घूर्णन के कारण, एक लिमिट में जो रोटेशन होता है, इसके कारण जो आइसोमेरिज्म बन रहा है वो है क्या? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आइसोमर्स होंगे उनका बॉन्डिंग पैटर्न नहीं बदलेगा, मींस उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो तो नहीं बदलेंगे, केवल और केवल RRS रोटेशनल रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम से जो डायरेक्ट एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन स्पेस में बदलती है। तो ये जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्म बनते हैं, ये जो 3D फॉर्म बनेंगे, डिफरेंट होंगे जो कि कॉन्फ़िगरेशन में, उनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और इस पूरी फिनोमिना को, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की इस फिनोमिना के कारण जो आइसोमेरिज्म बन रहा है उसे हम बोलते हैं क्या? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं क्या? डायस्टीरियोमर्स। आप देखोगे स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, मेन एक होते हैं डायस्टीरियोमर्स और एक होते हैं मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स वो हैं जो आइसोमर्स तो है स्टीरियो आइसोमर्स, बट एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स। जैसे कन्फर्मेशन में देख लो आप, स्टेगर्ड फॉर्म है और उसका जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आप देखोगे सिस ट्रांस, एंटी और सिन, इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होंगे। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो 2 आइसोमर एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, तो वो वहां पर इनआइसोमर्स है। तो समझ गए बच्चों कि एक ऐसी समव्यवस्था जो घूर्णन प्रतिबंधित तंत्र मींस जहां पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड N हो या N डबल बॉन्ड N हो या रिंग, इनके एक सीमित घूर्णन के कारण, एक प्रतिबंधित घूर्णन के कारण पूरा फ्री रोटेशन नहीं होगा, जैसे कि हमने कन्फर्मेशन में देखा, एक लिमिट में 180 डिग्री इस तरह का रोटेशन होगा। तो इसके कारण जो समव्यवस्था आती है हम उसे क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसमें जो आइसोमर्स बनेंगे वो हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इन आइसोमर्स में बॉन्डिंग पैटर्न एक सा होगा, मींस उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं बदलेंगे, जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं बदलेंगे, केवल और केवल ग्रुप या एटम्स इस RRS सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़े हैं उनका 3D कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मींस उसका त्रिविमीय विन्यास बदलेगा। ये जो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, इसलिए क्या है? विपरीत समावयवी। तो द आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ rotation restricted system means RRS means C double bond C double bond N double bond N and ring is called geometrical isomerism. In this isomerism, no change in the bonding pattern in isomers but have different relative configuration of groups of atoms which are directly attached with RRS means ये जो लिखा हुआ है rotation restricted system and isomers are called geometrical isomers which are diastereomers because they are not a mirror image to each other. यहां तक बात समझ गए होंगे? तो देखो बच्चों, वह समव्यवस्था जो घूर्णन प्रतिबंधित तंत्र रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम RRS means डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N या वलय के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण पाई जाती है। मतलब डबल बॉन्ड का एक सीमित रोटेशन होगा, एक लिमिट में रोटेशन होगा, या फिर रिंग में जो ग्रुप्स हैं उस रिंग में भी उन ग्रुप्स का लिमिट में रोटेशन होगा। तो उससे जो समव्यवस्था आ रही है वो क्या है बच्चों? ज्यामितीय समव्यवस्था। इसमें समवायियों का बंधन क्रम नहीं बदलेगा, मींस उसमें फंक्शन ग्रुप नहीं बदलेंगे, बॉन्ड्स नहीं बदलेंगे,
केवल उनका एक दूसरे के सापेक्ष विन्यास बदलेगा, तो ऐसे रूपों को बोलते हैं ज्यामितीय समवायवता। ये रूप एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या है, विवरण समवायवी डायस्टीरियोमर्स। तो आप इसको अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक मॉलिक्यूल है, एल्कीन है, यहां पर C डबल बॉन्ड C, ये क्या कहलाएगा, रोटेशनल रिस्ट्रक्टेड सिस्टम, C डबल बॉन्ड C। तो जब इस C डबल बॉन्ड C के जो C टर्मिनल्स हैं, इनसे जुड़े हुए ये जो ग्रुप्स हैं, जब इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, एक रिस्ट्रक्टेड रोटेशन हो रहा है, हमने CH3 को रोटेट कर दिया, तो ये एक फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल, ये तो मिरर इमेज दिख रहा है ऊपर का, लेकिन ये वाला टर्मिनल मिरर इमेज नहीं है। तो यहां पर एक रिस्ट्रक्टेड रोटेशन के कारण ये जो दो आइसोमर्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहां पर आ जाते हैं कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ज्यामितीय समवायवता है, समझ गए, समवायवता के लिए आवश्यक शर्त। अब चाहे किसी भी C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N या रिंग, इनका किसी का भी रिस्ट्रक्टेड रोटेशन हो, इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब बनेंगे और कब नहीं होंगे, मींस कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और कब आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं, इनको कैसे डिसाइड करें, ये कंडीशंस जरूरी है। देखो, पहला है कि मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन मिनिमम 1 RRS सिस्टम। पहली बात तो ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी मिलेगी जब मॉलिक्यूल में या तो C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड N हो, N डबल बॉन्ड N हो, या फिर रिंग हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं RRS जो है या रिस्ट्रक्टेड रोटेशन जो सिस्टम्स हैं, इन्हीं में तो रिस्ट्रक्टेड रोटेशन से ही आइसोमेरिज्म बनेगी ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है, मतलब अणु में कम से कम एक RRS, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, इस तरह का जो है सिस्टम होना जरूरी है बच्चों। दूसरा है कि टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट अटैच्ड विद टर्मिनल ऑफ RRS। ये जो C डबल बॉन्ड C है या C डबल बॉन्ड N है या N डबल बॉन्ड N है, इनसे दो डिफरेंट ग्रुप्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो ग्रुप्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ये डिफरेंट होना जरूरी है। टू डिफरेंट ग्रुप्स, एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये होना जरूरी है। मतलब जो ये कार्बन है, इससे A और B टाइप के ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए, A और लोन पेयर जुड़ा हो सकता है, इस तरह से। ओके, कि RRS के सिरे से दो अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। तीसरा है कि रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ टर्मिनल ऑफ RRS मस्ट बी चेंज इन रोटेशन या आइसोमर्स। रोटेशन या हम कहें कि आइसोमर्स भी कह सकते हैं, कि जब आप रोटेशन कराएं या जो आइसोमर्स बनेंगे, उनमें जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो ग्रुप्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उनके बीच की डिस्टेंस एक आइसोमर में अलग तो दूसरे आइसोमर में अलग होना जरूरी है, तभी वो क्या होंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वरना वो क्या बन जाएंगे, अगर सिमिलर है तो फिर वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। अब देखो, इन तीनों कंडीशंस को बताओ, इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। देखो, हम सबको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यहां पर मैंने लिया C डबल बॉन्ड C, और यहां पर है ये A और ये क्या है B, यहां पर ये क्या है A और ये क्या है B। तो ये देख रहे हैं आप कि टू डिफरेंट ग्रुप्स, एटम्स जो भी है हमारे पास, अटैच्ड विद, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ RRS। यहां पर ये क्या है आपका RRS, ये क्या हो गया, टर्मिनल ऑफ RRS। तो यहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहां पर
टू डिफरेंट ग्रुप्स। एक चीज तो देख रहे हैं आप कि एक तो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, RRS होना चाहिए, और दूसरा ये तीसरा जो पॉइंट है कि यहां पर अगर आप देखें कि ये जो डिस्टेंस है, या हम ये कहें कि यहां से लेके A और बीच की डिस्टेंस क्या है L1। ओके, अब यहां पर अगर आपने रोटेशन करा दिया, यहां हो गया B और यहां क्या हो गया E, ये कौन सा होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ। तो अब ये जो डिफरेंट डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आप देखो, ये क्या है? L2 ले लें, तो यहां पर L1 नॉट इक्वल्स टू दी L2। यहां ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ये वाली, ये क्या है हमारी L1, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रही है L2। तो ये और ये क्या होंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ गए ना कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन या एटम्स, उनमें क्या होना जरूरी है बच्चों? एटम्स या ग्रुप्स हो वो डिफरेंट होने चाहिए, और रोटेशन के बाद सिमिलर ग्रुप्स के बीच की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो ही उसमें क्या होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। जस्ट ऐसा ही हम ऑक्सीजन में देख रहे हैं, देखो यहां H डबल बॉन्ड N, यहां पर है OH, और यहां क्या है? लोन पेयर। ये भी दो डिफरेंट ग्रुप्स माने जाएंगे। ये क्या है बच्चों? टू डिफरेंट ग्रुप्स। समझ गए ना? अब आप यहां की ये डिस्टेंस या यहां की ये डिस्टेंस ले लें L1 और L2, अगर हम इसका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करा दें, ओके, तो देखो रोटेशन में चाहे हम नीचे का घुमा दें या ऊपर घुमा दें, अगर हम यहां पर ये ना घुमा के नाइट्रोजन के चेंज कर दें यहां पर, तो यहां अब OH आ गया। तो ये जो डिफरेंस था लोन पेयर, अब देखो ये है L2, तो ये क्या है? L, ये भी L2, तो यहां पर L1 और L2 बराबर नहीं, ये L1 अलग थे। अब यहां से H और OH, या हम ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं, या CH3 लोन पेयर की ले सकते हैं, या H और लोन पेयर के बीच में L1 थी, अब H और लोन पेयर के बीच में L2 हो गई, तो यहां L2 और L1 बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ रहे हो? जस्ट ऐसा ही यहां पर लिखा है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये डिस्टेंस है L1, आपने ले लिया C6H5N, यहां लोन पेयर रखा आपने N, और यहां पर कर दिया C6H5 लोन पेयर, तो ये डिस्टेंस L1 थी, अब ये L2 है, ये L2 है, तो L1 नॉट इक्वल टू दी L2, तो ये भी एक क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। समझ रहे हो आप यहां तक? तो डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, चाहे वो एटम्स के फॉर्म में हो, ग्रुप्स के फॉर्म में हो, या फिर पेयर के फॉर्म में। अब मैं ये कहूं कि CH3H डबल बॉन्ड O, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, अब ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है क्या? L1। अब हम ऐसा करते हैं CH3, यहां पर मैं H कर दूं, और यहां CH3, और यहां पर लोन पेयर ले लो, ये वाली जैसे कि तैसे, तो ये भी L2 हो गई, और ये क्या है बच्चों? L2। तो यहां देख रहे हैं कि L1 बराबर ये है इक्वल टू दी L2, तो ये जियोमेट्रिकल नहीं है, बट इनको हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिकल फॉर्म। ऐसा जस्ट ऐसा ही यहां पर देखो आप कि ये है CH3, ये है CH3 डबल बॉन्ड, यहां H और ये है CH3, अब दो ग्रुप एक से कर दिया आपने। अब आप इनको कितना भी चेंज कर दो, देखो ये है L1 और ये है L1, फिर आपने यहां CH3 सेम रखा, CH3 यहां डबल बॉन्ड, अब यहां पर मैंने CH3 कर दिया H, ये भी L2 है, ये L2 है, तो L1 इक्वल टू L2, तो यहां पर भी ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल फॉर्म। समझ गए ना? जिनमें रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो, भले उनमें डिफरेंट ग्रुप इस टर्मिनल में दिख रहे हैं, इसमें सेम है, तो सेम ग्रुप अगर एक से है तो भी नहीं हो सकती इनकी, क्यों? क्योंकि इनकी रिलेटिव पोजीशन या डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, बट क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल फॉर्म।
ऐसे ही अगर आप ऑक्सिन की जगह कीटोक्सिन में चले जाएं कि CH3 डबल बॉन्ड N और OH, और यहां पर दोनों पेयर लेंगे, ये L1 है, ये L1 है। ओके, अब आपने CH3 डबल बॉन्ड, अब यहां OH कर दिया और यहां दोनों पेयर, यहां पर ये है L2 और ये है L2, L1 L2, तो भी इसमें क्या नहीं है बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल, ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जस्ट ऐसा ही अगर आप एलीन्स में चले जाएं, ये है हमारे पास CH3, ये है H, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ये, यहां मैं CH3 कर दूं और यहां पर H कर दूं, यहां से ये जो डिस्टेंस है आप देखोगे कि ये ऐसे दिख रहा है कि एक ग्रुप ये है, इसको मान लो ऐसे, और ये जो ग्रुप है ये वाला ये ऐसे है। अब ये जो 90 आप देख रहे हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब चाहे ये डिस्टेंस ले लें यहां से लेके यहां तक के, ये वाली डिस्टेंस, और आप इसे घुमा दो, समझ गए ना? अब आपको यहां से ये है CH3, ये है H, ये है CH3, ये है H, यहां से ये डिस्टेंस बराबर है। अब मैंने इसको ऐसा घुमा दिया और ये यही रहा CH3, तो भी ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस है L1। अब हम यहां पर CH3H डबल बॉन्ड ये है, अब मैं यहां पर H कर दूं, क्या कर दूं, H, और यहां पर CH3 लगा दूं, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, L1। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो इनके बीच में बन रहा है, ये कितने का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का। यहां पर भी आप देख लो कि ये जो CH3 है, यहां से अगर हम यूं चले और ये ग्रुप में, तो यहां पर भी ये कितने का दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो ये और ये इसमें GI नहीं है, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इस CH3 के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, नो, ठीक है, डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन CH3 एंड CH3 नॉट चेंज। आप देख रहे हैं कि ये यूं है, आप फिर से समझें कि ये है ऐसे, ये H और ये है CH3 और यहां पर है CH3, तो ये डिस्टेंस यहां पर हो CH3 और यहां CH3 तो भी बराबर, और यहां कर दो तो भी बराबर, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। भले इनमें डबल बॉन्ड है, RR सिस्टम है, इनमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बट रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैंने तीनों बता दिया, सेम ग्रुप रख दो टर्मिनल में तो नहीं हो सकती। दूसरा है कि आप इनमें अगर डबल बॉन्ड या नहीं है तो हो ही नहीं सकती, फिर तो आप उसमें सीधा कह दें कि नहीं होगी ज्योमेट्रिकल, मतलब या तो रिंग होनी चाहिए, रिंग में सिंगल बॉन्ड है तो रिंग भी अगर दिखती है तो ज्योमेट्रिकल होगी, बट एल्कीन या इस तरह के अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा है सिमिलर ग्रुप के बीच की पोजीशन या डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, तभी आप उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ले सकते हैं। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। सबसे फर्स्ट लिया है मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, और उसमें भी केवल एक डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C, या फिर इसके डेरिवेटिव्स में भी ले सकते हैं, मतलब एल्कीन के डेरिवेटिव्स, मतलब C डबल बॉन्ड C से फिर कोई फंक्शनल ग्रुप या अदर ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं। और ये किसके कारण मिलती है, इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। समझ गए बच्चों कि यहां पर हम एल्कीन या इसके डेरिवेटिव्स में लेंगे और केवल एक डबल बॉन्ड हो, और ये किसके कारण आती है, अगर आप एल्कीन में पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। इसमें टू टाइप्स के आइसोमर्स बनेंगे, एक तो होगा सिस और एक क्या होगा, ट्रांस। सिस समपक्ष, तो इसमें सिमिलर ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के किसी एक साइड में होंगे। समझ गए ना कि सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C, समान समूह C डबल बॉन्ड C के एक ही तरफ स्थित होंगे, ट्रांस में अपोजिट हो जाएंगे। ओके, जैसे यहां देखो,
ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म। आप देख रहे हैं कि जो H है और H है या फिर CH3, तो ये ट्रांसफॉर्म है, अपोजिट साइड में है। यहाँ पर आप H और H देख रहे हो तो ये क्या है, सिस फॉर्म। जस्ट ऐसा ही ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिमिलर ग्रुप, बिल्कुल यहाँ तो सेम ग्रुप है, यहाँ पर सिमिलर नेचर वाले हैं COOH और CH3, तो ये सिस है तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म दिख रहा है सिस फॉर्म में है, और हम इसको ट्रांसफॉर्म में बनाएं तो हमारे पास हो जाएगा COOH। इस तरह ये सिस फॉर्म है तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। इस तरह के कुछ भी एग्जांपल एल्कीन के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये है एक Cl और ये है H, ये है Cl और ये है H, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस, Cl SNH डबल बॉन्ड H और Cl, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। समझ गए ना? अब ध्यान रखें कि ये चारों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हो तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके लिए हम EZ नोमेनक्लेचर लेंगे, जहां पर ये चारों ग्रुप्स अलग हो तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, वहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर ना करके, और किसके कारण करेंगे हम वहां पर EZ नोमेनक्लेचर, वो हम अलग से लेंगे। अभी मैं यहाँ पर केवल सिंपल आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहा हूं। ओके, अब हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर है दूसरा है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। किसमें लेंगे हम, साइक्लोएल्केन्स में। तो अब ध्यान रखें कि इट इज ड्यू टू, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ, ठीक है, रिंग C सिंगल बॉन्ड C। इसमें रिंग में C डबल बॉन्ड C के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनेंगे। देखो अब हम ये यहाँ पर ऐसे समझें, ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो यहाँ पर H और यहाँ CH3, सपोज यहाँ H और CH3, तो ये भी एक ही प्लेन में या एक ही साइड में दिख रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, सिस फॉर्म। मैं कहूँ इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ तो H यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ट्रांसफॉर्म। इसमें भी सिस ट्रांस, जब सेम साइड में हो तो सिस और ट्रांस, इस तरह से। अब चाहे ये डेरिवेटिव्स के फॉर्म में भी हो COOH H H COOH, या हम ये कहें कि यहाँ पर COOH H COOH S, तो ये भी सिस फॉर्म है और ये क्या है, ट्रांस। तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमर्स इनमें पॉसिबल है। पहले आप ये किताब नोट करें, राइट चलिए मैं इसके बाद। अब देखो बच्चों, यहां पर हम आ जाते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन। यहां पर हम ले रहे हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि साइक्लोएल्केन्स में जो आइसोमेरिज्म मिलती है वो किसके कारण होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ रिंग। यहां तक तो आपने क्लियर कर दिया कि इट इज ड्यू टू। अब यहां पर अगर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अभी मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बताया था, अब मान लो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन है, तो आप देखें किस तरह से हो सकते हैं कि तीन जगह हम यहां पर इस तरह से जोड़े। ओके, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में एक तो हो सकते हैं 1-2 सिस्टम, कि हम एक को फिक्स कर दें और दो ग्रुप्स को इस तरह से चेंज करें। तो हम यहाँ पर एक फिक्स कर रखा है, तो एक तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ऐसा एक सिस ट्रांसपोजिशन में कर देते हैं, ये तो एक ट्रांसफॉर्म बन गया, ये भी एक ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आइडेंटिकल। कैसे हैं बच्चों, आइडेंटिकल। अब चाहे ये 1-2 पोजीशन ले लो, चाहे ये 1-2 पोजीशन ले लो, चाहे ये, और या फिर हम इन तीनों ग्रुप्स को, ये समझ रहे हो आप कि 1-2-3 है, तो तीनों को हम इस तरह ले लें बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये सिस फॉर्म में है, तो ये भी आइडेंटिकल फॉर्म, मतलब ये और ये, तो ये है ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गए इनके सिस फॉर्म जब इनमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है। अब हम आते हैं साइक्लोब्यूटेन में। साइक्लोब्यूटेन में डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो 1-2 पोजीशन में हो सकते हैं, 1-2-1-3 पोजीशन, 1-2-3। तो अगर सिमिलर दिख रहे हैं एक साइड तो सिस है, और ये क्या हो गया, जस्ट
करते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन। ओके, तो देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में 3 ग्रुप्स लगा दिए हैं। अब चाहे ये प्लेन के ऊपर हो या नीचे, ये तो आइडेंटिकल फॉर्म है, इनमें कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका 1-2 सिस्टम ले लें, मतलब एक को फिक्स कर दें कि हम इसको ऊपर नीचे ना करें, ये मॉलिक्यूलर प्लेन में है। अब 1 और 2 पोजीशन में इस तरह से हो सकते हैं, यहाँ तो ट्रांस में हो सकता है या सिस फॉर्म में हो सकता है। इसको ऐसे बना दें तो ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है। समझ गए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट ऐसा ही मैं इसको बना दूं कि इसका भी आइडेंटिकल बन सकता है बच्चों, यहाँ पर डार्क कर दो और इसको ऐसे कर दो, तो ये भी एक क्या है, आइडेंटिकल फॉर्म। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में एक तो हो सकता है 1-2 सिस्टम, 1 और 2 में आपको सिस ट्रांस देखना है, और एक हो सकता है 1-3 जिसमें हम 2 पोजीशन का फिक्स कर दें 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ये ट्रांस दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है, सिस। अगर हम इसका आइडेंटिकल बनाने आपसे कह दिया जाए तो आप ऐसा बना सकते हैं, तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल फॉर्म। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो टेट्रा में चारों ऊपर नीचे कर दो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन इसमें इस तरह से हो सकती है कि 1-2 पोजीशन में कर दें आप, कि 1 और 2 पोजीशन में सिस ट्रांस ले लें, इस तरह से कि यहाँ पर दोनों प्लेन के ऊपर या नीचे कर दो तो सिस, ऊपर नीचे कर दोगे तो ट्रांस। 1-3 पोजीशन में भी कर सकते हैं, 2 को फिक्स कर दो मॉलिक्यूलर प्लेन में, एक को ऊपर और एक को नीचे कर दो, या दोनों को सेम साइड कर दो। इस तरह से इनमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ तक नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों, अगर हम इनमें आ जाएं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से, तो साइक्लोपेंटेन में चाहे 1-2 पोजीशन में हो, चाहे 1-3 पोजीशन में हो, चाहे 1-4, अगर 2 ही ग्रुप्स हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, कैसा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो इनके 2 ही पॉसिबल हैं आइसोमर्स। ध्यान रखें Gi इक्वल टू होता है 2 दी पावर n, जहां n है स्टीरियोजेनिक सेंटर, मींस कहां पर ग्रुप्स हैं। तो यहाँ कितने आएंगे, हर एक के 2। अब मान लो 3 ग्रुप लगा दें, 1-2 पोजीशन में हम एक को फिक्स कर दें, तो 1-2 आइसोमेरिज्म हो सकती है 1-3। तो कुल मिला के स्टीरियोजेनिक सेंटर एक और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, तो 2 दी पावर 2 मींस 4। इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 4। फिर हम 4 लगा दें, तो एक हो सकता है 1-2, एक हो सकता है 1-3 और एक हो सकता है 1-4। मतलब हम 2 को फिक्स करके और 2 के बीच में आइसोमेरिज्म देखें, तो कुल मिला के हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए, यहाँ इनकी वैल्यू 3, तो कितने पॉसिबल है, 8। देखो 1-2 के सिस ट्रांस, 1-3 के सिस ट्रांस, 1-4 के सिस ट्रांस, 6 तो ये हो गए। अब हम चारों आर को एक तरफ रख दें और एक, तो वो हो जाएगा, और एक में अल्टरनेट आर रख दें, तो कुल मिला के ऐसे 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन में चले गए, 1-2 पोजीशन, 1-3, अगर 2 ही है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये था ट्राई और ये क्या है, टेट्रा। तो अगर हम यहाँ पर देखें डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में 2 इसके हो सकते हैं, 2 इसके, 2 इसके, अब कहीं पर भी लगा दो, 2 ही होंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो 1-2 और 1-3, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 4। अगर चारों 4 है तो 1-2, 1-3, 1-4, तो Gi कितने हो जाएंगे, 8। अब चाहे इसमें भी हो, चाहे इसमें 6 के 6 कर दो तो भी 8 है, 5 है तो भी 8 है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको फिक्स करके 1-3 लें और इन 2 को फिक्स करके 1-3 लें तो भी वही हो जाएगा। इस तरह से जैसे आपने देखा होगा BHC के पूछे जाते हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो लिखा होता है 8 पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, 1-2, 1-3, 1-4, जैसे इसका बताया। तो कुल मिला के जो सेंटर है वो हो गए 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो कितने हो गए, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि साइक्लोएल्केन में जो रिंग है उसके रोटेशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब आता है कि साइक्लोएल्कीन हो तो क्या पॉसिबल है, Gi साइक्लोएल्कीन। तो ध्यान रखें बच्चों कि अगर हमारे पास 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है और 7 कार्बन है, तो इनमें जियोमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। इनका केवल सिस फॉर्म ही, ओनली सिस फॉर्म पॉसिबल ड्यू टू, ठीक है, रिजिड रिंग। मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर आप देख रहे हैं, तो इनका केवल सिस फॉर्म ही पॉसिबल है। आप देख रहे हैं कि इनका क्या है, केवल सिस फॉर्म, ट्रांस इसमें नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते ट्रांस? क्यों? क्योंकि इनमें रिंग रिजिड होती है, वो रोटेट नहीं हो सकती। अब आता है कि अगर 8 है तो क्या पॉसिबल है? तो ध्यान रखें कि साइक्लोएल्कीन कंटेन्स, ठीक है, मोर देन 7 कार्बन, ठीक है, देन पॉसिबल GI। समझ गए बच्चों कि 7 से अधिक कार्बन वाले साइक्लोएल्कीन में, ठीक है, GI संभव। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखो 8 कार्बन है तो आप कैसे बना सकते हैं? तो 7 तक तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिंग में रोटेशन नहीं हो सकता, उसमें केवल एक ही पॉसिबल है, सिस फॉर्म। अगर 8 वाले की बात करें तो देखो ये है हमारे पास एक साइक्लो ऑक्टाईन, ठीक है, एक ये है, ये कौन से फॉर्म में है, सिस। अब मैं ऐसा डबल बॉन्ड लूं, ऐसे बनाऊं, ये डबल बॉन्ड है, यहां से ये कार्बन ऐसे ले, ठीक है, और एक ऐसा पॉसिबल है इसमें, देखो अगर मैं यहां से लूं कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सिस फॉर्म है, तो ये क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्म। अब चाहे 8 हो या 9 हो, उनमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। ये ध्यान रखें, ये और ये डायरेक्ट है, ये और ये डायरेक्ट है। तो 8 या 9 और 10 इस तरह के अगर कार्बन है तो साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यहां तक आप समझ गए हो अच्छी तरह से। अब देखो बच्चों, अगर ऐसी साइक्लोएल्कीन है कि सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन, ओके, तो GI पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अब मान लो ये है साइक्लोहेक्सीन, यहां H ऐसे जोड़ दें और यहां पर हम ये ले लें, सपोज ये है CH3, तो और ऐसे ये है, और यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास H, और यहां पर CH3 ले लें। ये है हमारे पास कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, ये कि सिस फॉर्म में। कौन सा है, सिस। तो अब हम इसे ट्रांसफॉर्म में भी ले सकते हैं, CH3 H, और ये है CH3, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लोएल्कीन चाहे 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन से हो, 4 कार्बन में हो, 5 कार्बन में हो, 6 हो, या कितने भी कार्बन, ठीक है, GI पॉसिबल इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन्स। समझ गए बच्चों? इस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन्स में बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है जैसे साइक्लोएल्केन में, लेकिन प्योर साइक्लोएल्कीन अगर है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो 7 कार्बन तक कोई ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, 7 के बाद पॉसिबल है। समझ गए ना? यहां तक समझ गए आप। अब हम एक और ले लेते हैं ऑक्सिन में, और ये है, अब हम आ जाते हैं GI इन ऑक्सिन। किस में लेते हैं बच्चों? ऑक्सिन, जिसमें है एल्डोक्सिन, ओके, और कीटोक्सिन। तो इनमें जो है हमें मिलेंगे एंटी और सिन। अब बताता हूं कि सिन का, तो सिन एल्डोक्सिन की बात करें अगर, ओके, कि एल्डोक्सिन में क्या होना चाहिए, सिन कब होगा, तो व्हेन H and OH of एल्डोक्सिन lie in sin side। समझ गए बच्चों कि अगर यहां पर ऑक्सिन में क्या दिखता है आपको, ऑक्सिन में H and OH एक तरफ है,
तो उनको क्या बोलेंगे, सिन फॉर्म। और एंटी कब बोलोगे, जब आपको एंटी कब लेना है, एंटी जब H एंड OH अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो कैसे, जैसे CH3 H, यहां है OH और ये है लोन पेयर, CH3 H डबल बॉन्ड N, यहां OH और लोन पेयर, ये है सिन, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी। अब यहां पर चाहे C6H5 लगा दो, C2H5 लगा दो, CH3 लगा दो, आप कोई भी ग्रुप ऐसे, अगर यहाँ OH है और यहाँ लोन पेयर दिख रहा है तो ये सिन है, इसको अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी। तो इनमें सिन और एंटी एल्डोक्सिन है, समझ गए ना। सिन में H और OH एक डायरेक्शन में दिखना है और एंटी में H और OH अपोजिट डायरेक्शन में। अब आता है कि कीटोक्सिन, तो ध्यान रखें कि कीटोक्सिन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ओके। तो यहां पर अगर R डबल बॉन्ड N और OH, ये है R1 और R2, अगर R1 इक्वल टू R2 है, ये कीटोक्सिन में, ये क्या है, कीटोक्सिन, तो GI नॉट पॉसिबल, समझ गए बच्चों, बिकॉज, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन जो है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप जो है, सिमिलर ग्रुप नॉट रिलेटिव डिस्टेंस, समझ गए, नॉट चेंज। ये अभी मैंने बताया था कि ये है L1 और ये है L2। अब मान लो यहां पर आप क्या रखना है, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH और ये, तो ये L1 है। अब अगर आप ऐसा ले लें CH3 और यहाँ OH और यहाँ लोन पेयर, तो ये भी L1 है, तो ये सपोज L2 है, तो L1 L2, तो GI नॉट पॉसिबल। जब R1 एंड R2 ये डिफरेंट हो, ठीक है, इस तरह से, तो GI क्या होगा, पॉसिबल, तब उसमें GI पॉसिबल है बच्चों, कि इसमें जो ग्रुप्स हैं अगर वो डिफरेंट है तो पॉसिबल है। अब आता है कि इनमें सिन कब बोलोगे और ट्रांस कब बोलोगे, ओके। तो ध्यान रखना है कि सिन जो है, सिन फॉर्म कि व्हेन, ठीक है, अल्फा वर्टिकली फर्स्ट एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एंड OH सिमिलर साइड, तो ये कहलाता है सिन, और अपोजिट साइड है, समझ गए ना, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। देखो कैसे, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N और OH और ये है लोन पेयर, तो एथाइल ग्रुप और OH, देखो ये है मिथाइल और ये क्या है बच्चों, एथाइल, तो इथाइल का ई पहले आ रहा है, तो इसकी अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, समझ गए ना, कि ये क्या है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट, तो ये दोनों है, तो ये क्या हो गया, सिन। और CH3 C2H5 डबल बॉन्ड OH और लोन पेयर, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी। जस्ट यहां पर C6H5 और यहां पर है CH3N और ये है लोन पेयर और यहां है OH, तो ये है मिथाइल और ये है फिनाइल, तो ये मिथाइल MP से पहले आएगा, तो ये कौन सा होगा, सिन फॉर्म, इसका अपोजिट बना दो तो क्या हो जाएगा, एंटी फॉर्म। तो इस तरह से ऑक्सिन में कीटोक्सिन हो चाहे एल्डोक्सिन हो, इनमें सिन एंटी आइसोमर्स बनते हैं। जब आपको एल्डोक्सिन में देखना है कि H और OH है तो सिन एक ही साइड में, तो सिन, और अपोजिट है तो उसको एंटी कहें। अगर आप कीटोक्सिन में चले जाएं तो दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप सेम है, तब तो जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उसमें अल्फाबेटिकली फर्स्ट और OH एक साइड है तो सिन, अपोजिट है तो एंटी। डाईएजो कंपाउंड अगर आ जाए, ठीक है, तो डाईएजो कंपाउंड में यहां पर रोटेशन N डबल बॉन्ड N का, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अब इसमें देखो आप कि जब C6 या हम कहें कि R हो सकता है C6H5, अगर सिमिलर साइड है, ठीक है, तब आप उसे सिन, और अपोजिट साइड में है तो उसे क्या बोलोगे आप, एंटी। देखो C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर, ये कौन सा फॉर्म है, सिन। C6H5N डबल बॉन्ड, यहां पर आप लोन पेयर और यहां C6H5, तो ये क्या बन गया, एंटी फॉर्म।
तो सिन और एंटी ऐसे लेना है डाइएजो कंपाउंड। अब चाहे यहाँ रिंग रख दो, आर रख दो, ठीक है, एच रख दो, OH रख दो, कुछ भी रख सकते हैं। आपको देखना है कि दो लोन पेयर एक साइड है तो सिन और अपोजिट कर दोगे लोन पेयर तो वो है एंटी फॉर्म। तो ऑक्सिन में सिन और एंटी होते हैं, एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स, इनमें क्या है सिस और ट्रांस। तो यहां तक नोट है। अब देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, आपको इनमें GI बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप इनके सबके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनाएं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनमें GI है कि नहीं। 3 पॉइंट याद रखना है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है या रिंग होना जरूरी है, डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है, जो RR जो सिस्टम है रोटेशनल रिस्ट्रक्टेड सिस्टम, उसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है, और उनकी पोजीशन में भी चेंज होना जरूरी है, मींस उनकी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होना है। तो देखो 1 पेंटीन में पॉसिबल नहीं है, 2 पेंटीन में पॉसिबल है, इसमें नहीं है, इसमें 1 ब्यूटीन में पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल, 2 मिथाइल 2 पेंटीन में पॉसिबल नहीं है, 2 मिथाइल 3 पेंटीन हेक्सीन में पॉसिबल है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन इसमें पॉसिबल नहीं है, 2 3 इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। आप बना के देखना स्ट्रक्चर। 2 3 डाइमिथाइल साइक्लो इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें देखो आप ये पॉसिबल है, इसमें क्या पॉसिबल है CH3 C2H5 CH2, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें डाइमिथाइल कीटोक्सिन है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, जो कि एडोक्सिन है, और इसमें पॉसिबल नहीं है। आप बना के देखें स्ट्रक्चर, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किन में GI पॉसिबल है, किन में। बाकी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह बना के और GI को डिटरमाइन करें। तो यहाँ तक हमारा GI हुआ। इसके बाद जो बाकी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लेंगे GI इन पॉलीइन्स, इसके अलावा एलीन्स, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। GI में क्या डिफरेंट होता है आइसोमर्स में, उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।